अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रेशन के सिलसिले में है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्मपिट स्वीट या जिसको हम बगल का पसीना कहते हैं, ये बाकी जिस्म के पसीने से ज़्यादा बदबूदार होता है। क्यों? यानी वाई आर्मपिट स्वीट हैज ऑर्डर। जिस तरह के हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रेशन को, जो अपनी रतूबतों को ब्लड में सिक्रेट करते हैं, ब्लड में खारिज करते हैं और इसके बाद इसको टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड ये वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रेशन को, जो अपनी रतूबतों को खून की बजाय ये एक खास किस्म की डक्ट्स में इसको सिक्रेट करते हैं, इसको खारिज करते हैं और इन डक्ट के ज़रिए फिर वो इसको टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। तमाम एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, इसके सिक्रेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो एक जैसा नहीं होता और ये सिक्रेशन का जो मैकेनिज्म है इसके लिहाज से इसको तीन टाइप्स में इसको तकसीम किया गया है और इसमें से जो तीन टाइप्स है या तीन क्लासेस में इसको तकसीम किया गया है। इसका जो पहला क्लास है इसका नाम है मेरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा जो क्लास है या टाइप है इसको एपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और तीसरा जो है इसको होलोक्राइन ग्लैंड्स का नाम दिया गया है। तो मेरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की वो किस्म है कि इसमें जब सिक्रेशन का अमल होता है तो सिक्रेशन के अमल के दौरान जो इस ग्लैंड के यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेल का जो किसी यानी सेल का कोई भी हिस्सा वो सिक्रेशन के साथ खारिज नहीं होता। यानी नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट विद सिक्रेशन टू एक्सोसाइटोसिस। यानी एक्सोसाइटोसिस की मदद से इसकी सिक्रेशन होती है और इसका कोई हिस्सा सेल का यानी वो सेल जो सिक्रेशन करते हैं इसका कोई हिस्सा सिक्रेशन के साथ खारिज नहीं होता। यहाँ पर सामने एक सेल दिखाया गया है और ये सेल है और ये एक सेल दिखाया गया है। इस तरह तो एंडोक्राइन सेल जो होते हैं या ये सेल जो होते हैं ग्लैंड जो होता है वो तो बहुत से सेल पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है। ये जब एक्सक्रीशन करते हैं तो जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस वो एक्सक्रीट करते हैं वो सबसे पहले अंदर एक तेलियाँ इसकी बन जाती है, तेलियों के अंदर इसको जमा कर लेते हैं और इन तेलियों को वो वेसिकल्स का नाम देते हैं। तो ये वेसिकल के अंदर इसको जमा कर लेते हैं और ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन के करीब जाते हैं और वहाँ पर ये बाहर की तरफ सेल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है बढ़ जाते हैं और वो सिक्रेशन जो होता है वो सेल से बाहर ये डक्ट में वो खारिज हो जाती है और इसी अमल को वो एक्सोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस का अमल इसको कहते हैं। इसकी मिसालें सिलाइवरी ग्लैंड है, यानी हमारे मुंह के अंदर जो ग्लैंड है वो सिक्रेशन इसी तरीके से करते हैं, वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं लेकिन सलाइवा में इन ग्लैंड के सेल का कोई हिस्सा इसमें शामिल नहीं होता। इस तरह जो एक्राइन स्वीट ग्लैंड है यानी हमारे जिद में जो आम पसीने के ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको एक्राइन स्वीट ग्लैंड कहते हैं, इसमें भी इसी तरीके से एक्सक्रीशन का अमल होता है। इसके अलावा जो पेंक्रियाज है हमारे जिस्म के अंदर, तो पेंक्रियाज ग्लैंड जो होता है ये भी मेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि वहाँ पर जब ये सिक्रेशन करते हैं तो सिक्रेशन के साथ सिक्रेशन करने वाले सेल का कोई हिस्सा इस सिक्रेशन के साथ
खारिज नहीं होता। दूसरा जो क्लास है या दूसरा जो टाइप है वो एपोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। एपोक्राइन ग्लैंड वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जब वो सिक्रीशन करते हैं तो ये सिक्रीशन के साथ साथ इस ग्लैंड के जो सेल सिक्रीशन करते हैं उन सेलों की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी इसके साथ सिक्रीट हो जाती है। यानी वो सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो भी टूट जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन भी टूट जाते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन से बड बन जाते हैं। यानी ये यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है और ये सेल एपोक्राइन ग्लैंड का एक सेल है और ये सेल जो होता है यहाँ पर इसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके बड में ये तब्दील हो जाते हैं, छोटे छोटे बड इससे बनते हैं और जब ये सिक्रीशन करते हैं तो ये बड भी इसके साथ क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि एपोक्राइन ग्लैंड जब सिक्रीशन करते हैं तो जो सेल ये सिक्रीशन करते हैं और इन सेल के सेल मेम्ब्रेन भी सिक्रीशन के साथ क्या होते हैं वो भी क्या होते हैं वो भी सिक्रीट हो जाते हैं, वो भी खारिज हो जाते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट हो जाते हैं यानी सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा जो होता है वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है इस ग्लैंड के अंदर कि वो सेल मेम्ब्रेन दोबारा क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, ये दोबारा वो सेल मेम्ब्रेन बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है और मेमोरी ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड ये वो स्वीट ग्लैंड है जो कि एपोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड जब सिक्रीशन करते हैं तो सिक्रीशन के साथ सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन भी क्या हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं और वो भी सिक्रीशन के साथ क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। और ये मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड ये जिस्म में हर जगह नहीं पाए जाते बल्कि ये सिर्फ इंसान का जो आर्म पीठ होते हैं यानी बगल जो होते हैं बगलों में होते हैं और जो इंसान का जो प्राइवेट आज़ा होते हैं इसके इर्द गिर्द का जो इलाका होता है प्राइवेट आज़ा का इर्द गिर्द का जो इलाका यहीं पर ये मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड पाए जाते हैं। और ये दोनों क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड इसके अलावा कान का जो एयर कैनाल होता है वहाँ पर भी ये एपोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट होता है फीमेल का जहाँ पर बच्चा निपल के जरिए वो दूध हासिल करता है वहाँ पर भी इसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड जहाँ पर ये भी एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसके बाद है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड ये वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जब वो सिक्रीशन करते हैं तो इन सिक्रीशन जो सेल इन ग्लैंड के जो सेल सिक्रीशन करते हैं वो सेल भी खुद वो रप्चर हो जाते हैं, वो खुद भी फट जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सारे सेल जो सिक्रीशन करते हैं सिक्रीशन वाले सेल वो इसको रिप्चर्ड हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सिक्रीशन के साथ सेल के ये तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो भी सिक्रीट हो जाते हैं। यानी सिक्रीशन के साथ जो सेल सिक्रीशन करते हैं वो सेल खुद भी रप्चर्ड हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होकर खुद भी सिक्रीशन के साथ क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। और इस किस्म की ये जो जब सिक्रीशन हो जाती है तो इस ग्लैंड के यानी ये जो होलोक्राइन ग्लैंड के बाकी सेल जो रह जाते हैं वो सेल दोबारा क्या करते हैं, माइटोसिस के जरिए तकसीम होकर दोबारा फिर वो ग्लैंड मुकम्मल कर लेते हैं, फिर वो ग्लैंड बना लेते हैं। इस किस्म की जो एग्जाम्पल है वो सीबेसियस ग्लैंड है और सीबेसियस ग्लैंड जो ये इंसान के जीभ में ये ग्लैंड पाए जाते हैं। तो सिक्रीशन का जो मैकेनिज्म है तो सिक्रीशन के मैकेनिज्म या मोड के लिहाज से एक्सोक्राइन ग्लैंड के 3 टाइप्स हो गए। पेरोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है और होलोक्राइन ग्लैंड है। ये तीनों किस्म के जो ग्लैंड है ये इंसान के जीभ में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरोक्राइन ग्लैंड है जो कि
आम पसीना होता है, इसके ग्लैंड जो होते हैं, जिसको एक्राइन स्वीट ग्लैंड कहते हैं, ये पूरे जिल में तकरीबन हर जगह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये ग्लैंड जो होते हैं, ये एक डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन क्या करते हैं, जिल से बाहर बराह रास्त जिल से बाहर क्या करते हैं, खारिज करते हैं। इसकी जो सिक्रीशन होती है वो टिन होती है, यानी स्वीट जो होता है वो टिन स्वीट होता है, और ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई बू नहीं होती। नंबर 3 ये है कि ये कूलिंग पैदा करता है, ये जिस्म की दर्जा हरारत को क्या मुनासिब हालत में, यानी जो इसका 37 दर्जे सेंटीग्रेड पर इसको क्या करना होता है, बरकरार रखना होता है। तो यानी टेम्परेचर को ये क्या करता है, कम करने के लिए ये ग्लैंड होता है। तो इसके अलावा जो एपोक्राइन से पहले होलोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, जिसके एग्जांपल हमने सीबेशियस ग्लैंड है। तो ये सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं ये भी जिल्द में पाए जाते हैं, और ये जब अपनी रतूबत खारिज करते हैं, अपना सिक्रीशन जब करते हैं, तो इसके साथ इंटायर सेल भी रप्चर्ड हो जाता है, सेल के तमाम अज़ा भी वो क्या हो जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और वो भी क्या हो जाए, सिक्रीशन के साथ बाहर खारिज। लेकिन जब ये सिक्रीशन करते हैं डक्ट के जरिए, तो ये डक्ट आम जो पसीने का जो ग्लैंड होता था, यानी ये मेरोक्राइन ग्लैंड की तरह डायरेक्ट बाहर सिक्रीशन नहीं कर सकते, बल्कि ये पहले ये डक्ट के जरिए जो हेयर फॉलिकल होते हैं, ये हेयर फॉलिकल में ये अपनी क्या करते हैं, सिक्रीशन डालते हैं, और फिर हेयर फॉलिकल के जरिए ये फिर जिल्द से बाहर ये सिक्रीशन क्या होती है, खारिज होती है। इस सिक्रीशन को सीबम कहते हैं, सीबम आयल भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सीबम आयल जो होता है इसका ये फायदा है कि ये बालों और जिल्द को नरम रखते हैं, ये इसको लुब्रिकेटिंग की खासियत इसमें पैदा करते हैं, जिल्द को आयरी रखते हैं। इसके अलावा ये जिल्द से पानी के इखराज को भी क्या करते हैं, वो रोकते हैं, और बैक्टीरिया से जो जिल्द को भी क्या करते हैं, वो बचाते हैं। इसके बाद जो एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एपोक्राइन ग्लैंड में मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है और मेमोरी ग्लैंड ये शामिल हैं। तो एपोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर तो हमने इसी के साथ दिखाया गया है, लेकिन एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये जिस्म में हर जगह नहीं होते, जिल्द में हर जगह नहीं होते, बल्कि ये कहाँ पर होते हैं, आर्म पिट और जो इंसान का जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, आज़ा होते हैं, इसके इर्द गिर्द ये ग्लैंड पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर बगलों और यहाँ पर ये ग्लैंड क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये जो मॉडिफाइड ग्लैंड है। इसके अलावा जो और एपोक्राइन ग्लैंड है जिसमें मेमोरी ग्लैंड है या सेरेमनस ग्लैंड है, जो कि कान के ईयर कैनाल में पाए जाते हैं, वो भी एपोक्राइन ग्लैंड है। तो इन एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये है ईयर कैनाल और आर्म पिट, इसके अलावा जो फीमेल के जो क्या होते हैं, निपल होते हैं, जहाँ से बच्चा दूध पीता है निपिस्तान में, और इसके अलावा जो इंसान का जो प्राइवेट आर्गन होते हैं, इसके इर्द गिर्द का इलाका, यहाँ पर एपोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। और एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये जब सिक्रीशन करते हैं तो इसमें चूंकि सेल मेम्ब्रेन भी इसके साथ क्या होता है, वो भी इसके साथ इसकी सिक्रीशन होती है, और ये भी एक डक्ट के जरिए सिक्रीशन करते हैं, और ये भी डायरेक्ट सिक्रीशन नहीं कर सकते, ये भी पहले डक्ट के जरिए सिक्रीशन जो हेयर फॉलिकल होते हैं, बालों के जो फॉलिकल होते हैं, इसमें वो इसको पहुंचाते हैं, और फिर ये एयर फॉलिकल की मदद से ये फिर जिस्म से बाहर क्या हो जाते हैं, ये खारिज हो जाते हैं। तो देखिए ये एपोक्राइन ग्लैंड है। अब एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये जब इंसान बलूगत को पहुंच जाता है तो इस वक्त ये एपोक्राइन ग्लैंड वो अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। इससे पहले ये नॉन फंक्शनल होते हैं। जब बच्चा या बच्ची हो, जब ये प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं, जब ये बालिग हो जाते हैं, तो फिर ये ग्लैंड जो होते हैं वो अपनी सिक्रीशन शुरू कर देते हैं।
बलूगत से पहले ये ग्लैंड जो होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, और वो अपनी सिक्रेशन उससे पहले वो अपनी वो सिक्रेशन नहीं करते। लेकिन जो एक्राइन स्वीट ग्लैंड होते हैं, जो आम पसीने की ग्लैंड हैं, वो बच्चे की पैदाइश के बाद फौरन वो अपना काम क्या करते हैं, वो शुरू करते हैं और स्वीट को वो क्या करते हैं, इसकी सिक्रेशन करते हैं, स्वीट को खारिज करते हैं। अब ये सवाल है कि व्हाई आर्मपिट स्वीट हैज ऑर्डर। ये पसीना तो पूरे जिस्म से खारिज होता है, लेकिन जो पसीना बगलों से खारिज होता है, जो पसीना प्राइवेट अज़ा के इर्द गिर्द के जो सेल होते हैं या वहाँ ग्लैंड होते हैं, इससे खारिज होता है, या जो मेमोरी ग्लैंड से खारिज होता है, या एयर कैनाल का जो क्या होता है ग्लैंड होते हैं, इससे खारिज होता है, वो ज़्यादा बदबूदार होता है बाकी पसीने से। ये क्यों होता है? देखिए, जब आम पसीना जिस्म से बाहर खारिज होता है, यहाँ पर हमने देखा कि जब आम पसीने के जो ग्लैंड होते हैं, जब वो पसीना बाहर खारिज करते हैं, तो ये पसीना थिक होता है, पतला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार पानी का ज़्यादा मिकदार होता है। इसके अलावा इसमें सोडियम, पोटाशियम और कुछ प्रोटीन और लिपिड इसके भी क्या होते हैं, ऐसा इसमें शामिल होता है, यानी सोडियम और पोटाशियम आयन इसमें वो ज़्यादा होते हैं। और ये पसीना जो होता है अक्सर ये कूलिंग के लिए काम करता है, जिस्म को ठंडा रखने के लिए ये काम देता है। और ये तकरीबन ये जिस्म जो होता है ये ऐसे जिस्म के ये हिस्से अक्सर खुले होते हैं। लेकिन ये जो आर्म जो होते हैं, आर्म पिट जो होते हैं, यानी इंसान का जो आर्म पिट होते हैं, इसके जो बगल होते हैं, इसके अंदर से जो पसीना यहाँ पर निकलता है, इस पसीने में लिपिड्स और प्रोटीन ये दोनों बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और इनकी वजह से दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर बगल और ये प्राइवेट अज़ा के इर्द गिर्द का जो इस इलाका होता है, यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, यहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये जगह गर्म भी होते हैं। तो अगर लिपिड भी हो और प्रोटीन भी मौजूद हो और ये नमदार भी हो और ये ऐसा गर्म भी हो, तो ये बैक्टीरिया की पलने फूलने की जो है बेहतरीन क्या होती है जगह होती है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो इस क्या करते हैं, इन मॉइस नमी की वजह से इस हरारत का फ़ायदा उठाकर इस लिपिड्स और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, तेज़ी के साथ इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। मसलन लिपिड्स जो होता है, बैक्टीरिया इस पर अमल करके इसको डिकम्पोज करके इसे सल्फर कंपाउंड जिसमें ख़ास तौर पर तायो अल्कोहल में इसको तब्दील करते हैं। और तायो अल्कोहल जो होता है ये बहुत ही बदबूदार जो होता है कंपाउंड है। इसके अलावा इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड में भी क्या करता है, इस लिपिड को वो तब्दील करता है और ये भी बदबू पैदा करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन को एमोनिया में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो होते हैं स्टीरॉयड कंपाउंड जो होते हैं, इसकी भी क्या होती है, इसकी भी डिकम्पोजिशन होती है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन की वजह से, बैक्टीरिया के अमल की वजह से जो मुरक्कबात बनते हैं वो अक्सर वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब यह है कि वो तैरान पजीर होते हैं। इसमें हवा में तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होने की सलाहियत होती है और वो हवा में डिफ्यूज़ होते हैं। और जब हवा में डिफ्यूज़ होते हैं तो चूँकि ये बदबूदार होते हैं तो इसी वजह से इसकी बदबू फैलती है, ये नाखुशगवार महसूस होते हैं। तो यही वजह है कि आर्म है या जो इलाका है, हाँ, इसका जो पसीना होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है, वो बदबूदार होता है। और ये पसीना बजाते खुद नहीं होता, क्योंकि पसीना जब बाहर निकलता है तो सिर्फ इसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं, इस वक्त इसकी कोई बदबू नहीं होती। लेकिन जब बैक्टीरिया इस पर अमल करते हैं, और बैक्टीरिया यहाँ पर इसलिए अमल करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके लिए हालात क्या होते हैं, साजगार होते हैं, मॉइस्ट भी होता है, मॉइस्चर भी, यहाँ पर नमी भी पाई जाती है और यहाँ पर हरारत भी मौजूद होती है, जो इसके लिए हालात क्या होते हैं, साजगार होते हैं। तो वो इसी वजह से ये चीज़ें जल्दी ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है और इसको ये जो मुरक्कबात वो बनाते हैं वो क्या है,
اکثر اس میں بدبو پائی جاتی ہے اور وولیٹائل بھی ہوتے ہیں، تیزی کے ساتھ ہوا میں یہ ڈیفیوز ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرم میں جو بدبو کی وجہ ہے وہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، اور نمبر دو اس کی کچھ اور فیکٹر بھی ہیں، مثلا اگر صفائی نہ کی جائے تو بھی یہ یہاں پر بدبو کیا ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ لہسن، گارلک، اونین، اسپائسی فوڈ جو ہوتے ہیں یا اسپائسی فوڈ تیز مسالہ جات کا جو استعمال کرتے ہیں، جو لہسن، پیاز اور تیز مسالہ جات، اس کے علاوہ الکوہل بھی اس میں ہے، اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پسینے سے بھی کیا ہوتی ہے، بدبو کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اسٹریس اینڈ ہارمون، اسٹریس کی وجہ سے پسینہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور سب سے بدبودار پسینہ وہ اسٹریس کا پسینہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹر ہیں اور وارم انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، پسینے میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو آرم پٹ کے اندر جو پسینہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ یہی بیکٹیریا کا کیا ہے، ڈیکمپوزیشن کا جو ریئیکشن ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ یہ تقریباً ہر انسان کا کیا ہے، مسئلہ ہے، اور ہر انسان اس کے لیے تو مختلف قسم کے مثلاً بعض باڈی اسپرے کا استعمال کرتے ہیں، تو ہر ایک شخص کی یہ بس نہیں چلتا کہ وہ اسپرے کا انتظام کرے، اپنے لیے باڈی اسپرے کو استعمال کریں، کیونکہ یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم اگر کوشش کریں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر، بعض لوگوں کی پسینے سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے خاص دوائیاں تجویز کرتے ہیں۔ یہ دوائیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پسینہ کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ایک پسینے کی بدبو کو یا جو بیکٹیریا کی جو ڈیکمپوزیشن کا عمل ہوتا ہے اس کو روکنا ہوتا ہے۔ دو قسم کی وہ دوائیاں دیتے ہیں۔ اگر وہ دوائیاں دیتے ہیں، اگر اس سے مطلب فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے انجیکشن وہ لکھتے ہیں، وہاں پر انجیکشن لگائے جاتے ہیں آرم پیٹ میں۔ اگر وہ انجیکشن بھی کام نہ کرے تو پھر اس کی سرجری کی جاتی ہے، ان غدود کی، ان گلینڈز کی، یہ ایپوکرائن گلینڈز جو ہوتے ہیں ان کی پھر سرجری کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اب گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ تو گھریلو ٹوٹکے میں سب سے جو اہم اور سستا ٹوٹکا ہے وہ پٹکڑی ہے، جس کو بعض لوگ پٹ کڑی بولتے ہیں، بعض لوگ پٹکڑی اس کو بولتے ہیں، ایلم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ پٹکڑی جو ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو وائٹ ایلم کہتے ہیں، اس کو ریڈ ایلم کہتے ہیں۔ جو وائٹ ایلم ہوتا ہے وہ پوٹاشیم سلفیٹ، ایلومینیم سلفیٹ سے مل کر بنتا ہے، اور جو ریڈ ایلم ہوتا ہے وہ امونیم سلفیٹ اور فیرک سلفیٹ سے بنتا ہے۔ پٹکڑی کا یہ فائدہ ہے کہ پٹکڑی کو جب ایک تو نہانے کے بعد آرم جو ہوتے، جو آرم پیٹ جو ہوتے ہیں یا بغل جو ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح خشک کرنی چاہیے، اور خشک کرنے کے بعد جو پٹکڑی کا جو ٹوسٹ ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، رگڑنا چاہیے آرم پیٹ کے اندر، تھوڑا سا گیلا کر کے اس کو کیا کرنا چاہیے، لگانا چاہیے، اور نہانے کے بعد تو پورے دن تک آپ کے بغل سے پھر یہ بو نہیں آئے گی، پسینہ بھی نکلے گا لیکن وہ پسینہ پھر وہ بدبودار نہیں ہوگا۔ اور اس طرح جب رات کو سوتے وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں فائدہ مند ہیں، جو آرم پیٹ کی بدبو ہے یعنی بغلوں کی بدبو یا پرائیویٹ پارٹ اعضاء کی کہلاتے، اس کی بدبو کو کم کرنے کے لیے آپ جو ایسیٹک ایسڈ ہے یا خاص طور پر اس کا سیب کا سرکہ جو ہے، لیمن ہے، لیمن اور اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا ہے، ان چیزوں کو بھی اگر آپ کیا کریں، بغلوں میں اگر صفائی کے بعد اس کو لگایا کریں تو اس سے بھی کافی حد تک بغل کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور تینوں کو ملا کر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک بوتل میں آپ پانی لیں اور اس میں 1 چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں، خوردنی سوڈا جس کو ہم کہتے ہیں، بیکری والا سوڈا، اور 7-8 لیمن جو ہوتے ہیں، نیمبو، اس کا جوس اس میں ملائیں، اور اس کے علاوہ 1 چمچ جو ہوتا ہے وہ
جو سیب کا سرکہ ہوتا ہے، سیب کا سرکہ اگر نہیں ہے تو دوسرا سرکہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس بوتل میں ڈال دیں، اور اس کے بعد ہاں پھر نہانے کے بعد یہ پھر کیا کریں، ان جگہوں پر اگر آپ لگائیں، اگر باقی جسم کا پسینہ بھی بدبو کرتا ہے تو اس پر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو حضرات، جو لوگ یا جن کا جلد جو ہوتا ہے حساس ہوتا ہے، اور یہ پٹاخڑی ہے یا یہ چیزیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ استعمال نہ کریں۔ تو اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جب وہ جوتے پہنتے ہیں، جو جوتے پہننے کے بعد اس کی جو پاؤں ہوتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ بدبو وہ پھیلتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ پاؤں کو جرابیں پہننے سے پہلے پاؤں پر آپ کیا کریں، پٹخڑی کا وہ لگا سکتے ہیں، یا اس کو آپ یہ جو میں نے طریقہ بتایا، یہ سرکہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس سے آپ پاؤں کو پھر آخر میں کیا کریں، صاف کریں، یا پٹخڑی کی مدد سے، اور اس کے بعد پھر آپ جرابیں، لیکن کوشش کریں کہ جو کاٹن والی جرابیں ہیں وہ استعمال کیا کریں، روزانہ یہ جرابیں جو ہوتی ہیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے، 2 جوڑے رکھنا چاہیے، اور روزانہ اس کو دھونا چاہیے، دوسرے دن پھر دوسرے استعمال کریں۔ اگر اس طرح آپ جوتے ہیں اس کو اندر سے آپ کسی کپڑے کو گیلا کر کے، پٹخڑی وغیرہ کے پانی سے گیلا کر کے اس کے اندر اس کی صفائی کیا کریں تو کافی حد تک فائدہ ہوگا، اور یہ پسینے کی بدبو انشاءاللہ کم ہو جائے گی، کم بدبو پہلے۔ تو یہ چند گھریلو ٹوٹکے بہت سستے ہیں، اور خاص طور پر پٹخڑی یہ تو بہت ہے، اگر 50-60 روپے کا ایک ٹکڑا لیا جائے، ہر پنساری کے پاس یہ ملتا ہے، تو اس کو لازمی آپ کو لگایا کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا، اور آپ کے جو بغل کی جو بدبو ہے اس سے کافی حد تک آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔